नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद चुनाव की स्थिति साफ होगी। सीटों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति साफ होनी है और आज इसी मामले को लेकर सुनवाई है। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अप्रैल से मई के बीच चुनाव कराने की मांग सरकार ने की है और ये कोशिश है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, और वो तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे का रास्ता साफ करेगा, तय करेगा, स्थिति साफ करेगा। और आज इसी मामले को लेकर सुनवाई है। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद चुनाव की स्थिति साफ होगी और सीटों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति साफ होनी है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। और सीटों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुनवाई है और चुनावी प्रक्रिया में तेजी तभी आएगी जब सुप्रीम कोर्ट यहां से तस्वीर साफ करेगा। तो सीटों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति साफ होगी और आज इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही आज चूंकि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में हैं, यहां से जो टिप्पणी कोर्ट की होगी उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें तेजी आएगी। तो यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और सीटों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति साफ होगी। तो यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और सीटों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति साफ होगी, आगे की प्रक्रिया में तेजी आएगी। और पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या अपडेट मिल पा रहा है? पीयूष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अरे फोन मिला मिला क्यों काट रहे हो भाई? चलो, पीयूष तक अभी आवाज नहीं जा रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाए सुनवाई को लेकर। चूंकि आज अहम सुनवाई है और सीटों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर ही स्थिति साफ होगी। तो यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज अहम सुनवाई निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। पीयूष, आप सुन पा रहे हैं? अरे चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सुनवाई के बाद ही आगे की स्थिति साफ होगी। तो निकाय चुनाव को लेकर आज सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई इस पर। और दिल्ली से खबर है, जहां राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्षी दलों का मार्च है और संसद भवन से विजय चौक तक विपक्ष का यह मार्च है, जहां काले कपड़े पहन के विरोध जताया जा रहा है। विपक्षी नेता सोनिया गांधी भी, चूंकि विपक्ष का साथ कांग्रेस को मिल रहा है अन्य विपक्षी दलों का, और सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। तो राहुल गांधी चूंकि मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए, 2 साल की उन्हें सजा हुई, तो लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया और इसे आधार बना के लगातार विपक्ष एक्टिव है और कांग्रेस जो है वो सरकार को घेर रही है। कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों का भी साथ मिल रहा है और आज कई विपक्ष के नेताओं ने काले कपड़े पहन के विरोध प्रदर्शन किया, सरकार को घेरा, तानाशाही का आरोप लगाया। सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहन के इस प्रदर्शन में शामिल हुई और एक संदेश दिया गया कि सरकार तानाशाही कर रही है। राहुल गांधी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। राहुल ने भी इसके बाद प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं बोलना बंद नहीं करूंगा, मेरे भाषण से डर के
मुझे अयोग्य करार दिया गया। उन्होंने ट्विटर बायो भी बदला। सोनिया गांधी भी आज यहां पे इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं काले कपड़े पहन के, और प्रियंका ने भी कल दिल्ली में जब सत्याग्रह हुआ तो संदेश दिया और प्रधानमंत्री को भी उन्होंने निशाने पर लिया। और माफिया अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की प्रयागराज लाया जा रहा है, और माफिया अतीक पर न्यूज वन इंडिया के एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखते हैं। देश के सबसे खूंखार अपराधियों में से एक माफिया अतीक अहमद का हिसाब किताब का वक्त आ गया है। प्रयागराज की अदालत उसके गुनाहों का फैसला करेगी। अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने का काम शुरू हो चुका है। यूपी की सीमा में माफिया अतीक दाखिल हो चुका है। अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाने के लिए यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की एक स्पेशल टीम तैयार की गई, जिसका नेतृत्व एक तेज तर्रार आईपीएस कर रहा है। आखिर कैसे तैयार हुई यूपी की ये स्पेशल टीम, आपको दिखाएंगे इस पूरी खास पेशकश में। आईपीएस, 3 डीएसपी और 40 तेज तर्रार पुलिसकर्मी माफिया अतीक को गुजरात के साबरमती से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लाएंगे। तमाम रस्साकसी, तमाम कसमकस के बाद आखिरकार माफिया अतीक अहमद को यूपी लाने का रास्ता साफ हो ही गया। अब माफिया को यूपी लाने की जिम्मेदारी मिली है तेज तर्रार आईपीएस अभिषेक भारती को। कौन है आईपीएस अभिषेक भारती, जरा इसे जान लीजिए। अभिषेक भारती की गिनती प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में होती है। मौजूदा समय में प्रयागराज कमिश्नरेट में गंगानगर के डीसीपी हैं। 2018 बैच के आईपीएस अफसर अभिषेक भारती बेहद एग्रेसिव और सेंसिबल आईपीएस ऑफिसर माने जाते हैं। अभिषेक भारती गंगानगर में डीसीपी रहते हुए उन्होंने कई खूंखार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। गाजीपुर में नशे के काले कारोबार के खुलासे के बाद कई बड़ी कार्रवाई अभिषेक भारती ने की थी। गाजीपुर ग्रामीण में एसपी रहते हुए अभिषेक भारती ने इंटर स्टेट हीरोइन तस्कर गिरोह के सक्रिय सदस्य अंकित राय के ऊपर 1 करोड़ से ऊपर की अचल संपत्ति और जमीन को कुर्क कर खूब सुर्खियां बटोरी थी। उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस की ओर से की जा रही जांच में अभिषेक भारती और उनकी पूरी टीम की अहम भूमिका है। अभिषेक भारती को सनसनीखेज वारदातों को सुलझाने के लिए मास्टर माना है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े ऐसे अपराधी जिनका ठिकाना प्रयागराज है, उनकी आपराधिक कुंडली बनाने का काम अभिषेक भारती कर रहे हैं। अतीक को अहमदाबाद से प्रयागराज लाने वाली यूपी पुलिस की स्पेशल टीम महज 2 दिनों में तैयार की गई। इस टीम में शामिल किसी भी पुलिस वाले को कानो कान खबर तक नहीं थी कि वो अतीक को यूपी लाने वाली टीम का हिस्सा है। अचानक एक फोन कॉल और कुछ मिनटों में प्रयागराज पुलिस हेडक्वार्टर में आमद दर्ज कराने के बाद आनन फानन में पुलिस वालों के फोन जब्त कर लिए गए। उन्हें पुलिस वैन में बिठाया गया और रवाना कर दिया गया। गोपनीय मिशन में यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस के तेज तर्रार जवानों को इस स्पेशल टीम में शामिल किया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी को भी नहीं मालूम था कि वो इस गोपनीय मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऊपर से इन तमाम पुलिसकर्मियों की लिस्ट तैयार की गई। उन्हें कुछ मिनट में ही फोन करके पुलिस मुख्यालय बुलाया गया। उनके फोन रख लिए गए जिससे वो किसी से संपर्क ना कर सके। उसके बाद 2 पुलिस वैन में उन्हें रवाना कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी टीम को किस रास्ते से जाना है, कितने समय में पहुंचना है,
कहां रुकना है इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई। इसके लिए बाकायदा एक स्पेशल सेंट्रल कमांड यूनिट बनाई गई। उसमें लखनऊ पुलिस मुख्यालय में तैनात एक आईपीएस अधिकारी को इसकी कंट्रोलिंग की जिम्मेदारी दी गई। यानी लखनऊ पुलिस मुख्यालय से ही इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया जा रहा है। वहीं से लगातार इस पूरे रूट पर चल रहे अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। उन्हें समय समय पर रूट बदलने के निर्देश दिए जा रहे हैं। किस रूट से जाएंगे, किस रूट से वापस आएंगे, इसको पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया है। अतीक को यूपी लाने के लिए पुलिस ने प्लान ए और प्लान बी तैयार किया है। अगर यूपी लाने के रास्ते में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो प्लान बी अमल में लाया जाएगा। प्लान बी के मुताबिक न सिर्फ अतीक अहमद का रास्ता बदला जाएगा बल्कि उसे दूसरे माध्यम से भी प्रयागराज लाया जा सकता है। इस पूरे मिशन की गोपनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि पूरी स्पेशल टीम को अहमदाबाद पहुंचने तक इसकी भनक ही नहीं थी कि वो अतीक को लेने जा रहे हैं। यहां तक कि एक पुलिस वैन में बैठे हुए जवानों को दूसरे पुलिस वैन में बैठे हुए जवानों की कोई जानकारी नहीं थी। पूरे रास्ते उन्हें ना तो अपने परिवार से बात करने की इजाजत थी, ना ही किसी और से। रविवार की सुबह जैसे ही स्पेशल दस्ता अहमदाबाद पहुंचा, तब उसे साबरमती जेल की हाईटेक सेल में पहुंचने के निर्देश दिए गए। जब तक स्पेशल टीम साबरमती जेल पहुंचती, तब तक अतीक की ट्रांजिट ऑर्डर को लेकर एक टीम पहले से ही मौजूद थी। उसके बाद आनन फानन में तेजी से कार्रवाई पूरी करके अतीक अहमद को यूपी के लिए लेकर रवाना हो गई थी। अतीक अहमद को यूपी लाने वाली टीम में न सिर्फ प्रशिक्षित कमांडो दस्ते हैं बल्कि इस पूरी पुलिस टीम को अत्याधुनिक हथियार भी मुहैया कराए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अगर किसी भी तरीके का कोई थ्रेट होता है तो शूट एंड साइट के ऑर्डर भी जारी किए गए हैं। देश के सबसे खूंखार अपराधियों में से एक अतीक अहमद को यूपी लाए जाते वक्त किसी भी खतरे से निपटने के लिए जवानों को अत्याधुनिक हथियार दिए गए हैं। इसके साथ ही खुफिया तंत्र को भी पूरी तरह से एक्टिव रखा गया है। गोपनीयता इस कदर बढ़ती जा रही है कि जिस इलाके से पूरा कारवां निकलेगा, उस इलाके की पुलिस को भी ऐन वक्त पर सूचना दी जा रही है, जिससे कोई भी गोपनीयता भंग ना हो। माफिया अतीक अहमद के लिए प्रयागराज पहुंचने से पहले का आखिरी 1 घंटा बेहद अहम है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने लगातार गाड़ी पलटने की आशंका जताई है। इस बीच माफिया अतीक अहमद खुद भी बेहद डरा हुआ है, क्योंकि उसे डर सता रहा है कि कहीं उसका हस्त्र भी विकास दुबे की तरह ना हो, जो ऐन वक्त पर जब वो कानपुर की सीमा में दाखिल होने वाला था तभी उसको एनकाउंटर में ढेर किया गया था। यही वजह है कि माफिया अतीक अहमद की सांसें अटकी हुई हैं। फिलहाल पुलिस उसकी सुरक्षा को लेकर एक एक कदम फूंक फूंक कर उठा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर माफिया अतीक अहमद सुरक्षित प्रयागराज पहुंचता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहिनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। देश के और अब खबर दिल्ली से है, जहां राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्षी दलों का मार्च है और संसद भवन से विजय चौक तक विपक्ष का मार्च है। काले कपड़े पहन के विपक्षी दल विरोध जता रहे हैं और सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहन के इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। दरअसल राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी करार दिया गया, 2 साल की सजा सुनाई गई और उनकी 2 साल की सजा के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पूरी तरह से मुखर है, सरकार पे तानाशाही का आरोप लगा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, बयान दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, सत्याग्रह किए जा रहे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें अन्य विपक्षी दल भी, जिन्हें कांग्रेस को जिनका साथ मिला है, वो भी उन दलों के जो नेता हैं काले कपड़े पहन के इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और संदेश एक सरकार के खिलाफ दिया जा रहा है। तो काले कपड़े पहन के विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं यहां पे विपक्षी दलों के नेता। कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों का भी साथ मिला है।
तो यहां पे विपक्ष जो है वो गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा होकर विपक्षी दलों के नेता नारेबाजी कर रहे हैं, काले कपड़े पहन के विरोध जता रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। और खबर दिल्ली से है, जहां एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है, मामलों ने डराना शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बैठक बुलाई है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी टीम 9 के साथ बैठक की, चूंकि वहां पे भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब दिल्ली में और देश में बढ़ते कुछ मामलों को लेकर सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव है, स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज इसको लेकर एक बैठक बुलाई है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने डराना शुरू कर दिया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज इसे लेकर एक बैठक बुलाई है। देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक बैठक बुलाई है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए कोरोना का खतरा जो है वो अभी भी टला नहीं है और इस बात की तकसीद करती है जिस तरीके से आज एक अहम बैठक बुलाई गई है। देर शाम ये बैठक हो गई और सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय स्वास्थ्य जो सचिव हैं राजेश भूषण वो नेतृत्व करेंगे, यानी कि यहाँ से सेंट्रल से तमाम जो राज्यों के स्वास्थ्य सचिव हैं उनको जोड़ा जाएगा। अगर स्वास्थ्य सचिव उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन स्वास्थ्य से जुड़े हुए बड़े जो अधिकारी हैं, जो जवाबदेही जिनकी बनती है वो उन राज्यों से वो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे और बाकायदा कोशिश की जा रही है कि हर राज्य से अपडेट लिया जाए कि उन राज्यों में अभी कोरोना की क्या कुछ स्थिति है। कोरोना की ही नहीं, इसके साथ ही अगर हम बात करें वैक्सीनेशन को लेकर भी उन राज्यों में क्या कुछ स्थिति है, बूस्टर डोज को लेकर क्या कुछ स्थिति है, इसके अलावा क्या कुछ तैयारियां हैं खासतौर पर इससे निपटने के लिए, क्योंकि 135 दिनों बाद आप देखिए अचानक से जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ने लगते हैं। पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा जो केसेस हैं वो दिल्ली में बढ़ जाते हैं। 10,000 से ज्यादा जो देश भर में केसेस हैं वो हो गए हैं। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें, लगातार इस पर नजर बनाए हुए है कि किसी भी तरीके से इसको रोका जाए बढ़ने से, क्योंकि अचानक से ये कोरोना के जो केसेस है उसमें इजाफा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज कहीं ना कहीं एक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी जाएगी राज्यों से कि क्या कुछ अभी वहां पे वर्तमान स्थिति है, क्योंकि आप देखिए जब भी कोरोना हावी होता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अस्पतालों में जो बेड की संख्या है वो कितनी मात्रा में मौजूद है। खासतौर पर अगर हम बात करें दिल्ली की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, ऑक्सीजन को लेकर क्या कुछ तैयारियां है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की सरकार एक मॉकड्रिल करने की भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है और 10 से 11 अप्रैल को पूरे देश भर में यह मॉकड्रिल किया जा सकता है। इससे पहले भी एक मॉकड्रिल आपने देखा था कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में एक मॉकड्रिल दिल्ली में शुरू हुआ था। तो निश्चित रूप से कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरीके से सचेत है और यही कारण है कि आज तमाम जो राज्य है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ उनकी तैयारी है इससे निपटने के लिए। ठीक है पीयूष, आप इस बैठक पे नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक बुलाई है। आगे बढ़ते हैं। अतीक मामले में राज्यसभा सांसद और यूपी के डीजीपी ने न्यूज वन इंडिया से खास बात की और कानूनी पहलुओं को बताते हुए कहा कि देवरिया जेल में रहते हुए अतीक ने एक व्यापारी को अपने बेटे और गुर्गों से पकड़वा लिया था और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। अतीक अहमद को गुजरात से अतीक अहमद को गुजरात से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। पुलिस का काफिला उत्तर प्रदेश में प्रवेश भी कर चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल जी हैं। इनसे जानते हैं कानूनी पहलुओं के बारे में और सरकार की भी किस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है उसके बारे में भी जानेंगे। सर, जिस तरीके से गुजरात से लाया जा रहा है, लगातार अगर हम बात करें तो कई चीजें इस बीच निकलकर सामने आ रही, चूंकि आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी भी रहे हैं, किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं, किस तरीके की कार्रवाई आगे होने जा रही है? ऐसा है, अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अहमदाबाद जेल में था और ये कोर्ट ने उस समय निर्णय दिया था जब देवरिया जेल में रहते हुए इसने एक व्यापारी को अपने बेटे और गुर्गों से पकड़वा लिया था। 100 से ज़्यादा केसेस वाला अतीक अहमद 1980 से पहला हत्या करने के बाद आज तक सज़ा नहीं हो पाई थी, तो आज वो वहाँ पेश होगा। अंतिम गिनती इसकी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है योगी आदित्यनाथ की कि इनको ना केवल सज़ा कराई जाए और जब सज़ा हो जाएगी
तो 2 साल से अधिक जब सजा होती है तो कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो अब तक समाजवादी पार्टी और कुछ और विरोधी पार्टियों का चोंगा ओढ़ के जो माननीय बनते थे, तमाम पुलिसकर्मियों से घिरे रहते थे, अब उसका अंत होगा। लगातार इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है कि कभी भी गाड़ी पलट सकती है, किसी भी वक्त पलट सकती है, चूंकि अब उत्तर प्रदेश में गाड़ी आ चुकी है। ऐसा नहीं है। जब हम किसी को लाते हैं जेल से, अंडरटेकिंग कोर्ट का प्रोडक्शन वारंट है, और अब तक इत्मीनान से इतने गाड़ियों का काफिला है, इतने पुलिसमैन हैं, जिस गाड़ी में चल रहा है उसमें 1 दर्जन से अधिक हमारे कर्मचारी चल रहे हैं, करीब 50 हमारे अधिकारी हैं। तो गाड़ी को जो इनको आशंका है, ये केवल पेशबंदी में कहते हैं गाड़ी पलट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल जी, जो सीधे तौर पे कानूनी पहलुओं को भी बता रहे थे और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इनके गुनाहों का कहीं ना कहीं जो इलाज है वो अदालत करेगी, अदालत कहीं ना कहीं सजा देगी। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और अतीक मामले में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। अतीक अहमद को गुजरात से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। यूपी में उत्तर प्रदेश पुलिस का काफिला भी पहुंच चुका है। अतीक अहमद को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी हैं, जिन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि अगर गाड़ी पलट भी जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आपने पिछली बार जैसे बयान दिया था कि गाड़ी पलट भी जाए अगर अतीक अहमद की, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। गाड़ियां आ रही हैं, कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कभी भी पलट सकती हैं, आप क्या सोचते हैं? नहीं, अब भाई 2 ही काम हो सकते हैं, तो पलट सकती है तो नहीं पलट सकती है। अब देखिए क्या होता है। अभी भी सफर लंबा है, अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं, लंबा सफ़र है, और लंबे सफ़र में ये है कि अब उत्तर प्रदेश में पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार रोडें बनी हैं, और मुझे लगता है कि शांतिपूर्वक जाएंगे तो अच्छा रहेगा। शानदार रोड है, इसका मतलब ये कह रहे हैं आपकी गाड़ी नहीं भी पलट सकती है? नहीं, गाड़ी जब रोडें अच्छी होती हैं, स्पीड में होती है गाड़ी में, अचानक कोई अगर सामने से आ जाता है, एक्सीडेंट करने का प्रयास करता है, तो गाड़ी पलटती है ना। कभी कभी ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब इनके गुर्गे आराम से इनको लाने दें, उस बीच में कोई हरकत ना करें। सर, चूंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना लंबा रास्ता है तो सड़क के रास्ते क्यों लाया जा रहा है, इनको हवाई रास्ते क्यों नहीं लाया गया? नहीं, हवाई रास्ते के अपराधी को, एक अपराधी, दुर्दांत अपराधी, उसको हवाई जहाज से सफ़र कराएगी क्या? हवाई जहाज तो भले लोगों के लिए है, इन अपराधियों के लिए थोड़े ना है। अतीक अहमद लगातार बयान बदल रहा है। पहली बार जब गुजरात में मीडिया से वो थोड़ा सा उसने बात की तो उसने कहा कि कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इसके बयान? नहीं, ये खौफ तो इनके अंदर होना ही चाहिए था। इसी खौफ का तो इंतजार था। भाई आखिर ये क्यों लोगों की हत्या करा देते थे, क्यों लोगों का उत्पीड़न करते थे? कारण यही था कि लोगों को मन पे इनका खौफ आए, और इनका खौफ आएगा तो लोग इनको ज़मीन लिख देंगे, लोग इनको क्या नाम पैसा देंगे। तो ये खौफ की काम करते थे, खौफ के लिए। तो आज इनके अंदर खौफ आया तो इनको समझ में आ रहा है कि अगर हम ये उत्तर प्रदेश सरकार में हम किसी का उत्पीड़न करेंगे तो सरकार हमारा उत्पीड़न करेगी। वो आज ये खौफ इनके चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर गाड़ी से कोई छेड़छाड़ करेगा तो गाड़ी पलट भी सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। अतीक अहमद को गुजरात से उत्तर प्रदेश लाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।